क्या फिलिस्तीन की तरह एक और देश पर कब्जा चाहता है इजराइल? दोस्तों, ये कोई मुस्लिम देश नहीं बल्कि एक गैर मुस्लिम देश ने इजराइल पर गंभीर आरोप लगाया है कि यहूदी लोग किस तरह उनकी देश की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जिसे रोकना चाहिए। इस पर इजराइल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जानेंगे क्या है पूरा मामला, अगली खबर में आपको बताएंगे। क्या सिर्फ 5 महीने में इजराइल के साथ तुर्की ने किया लाखों डॉलर का कारोबार? मीडिया और सोशल मीडिया के दावे पर तुर्की सरकार ने दिया जवाब। और साथ में आपको बताएंगे, श्रीलंका बोला किसी कीमत पर कच्चा थीव द्वीप नहीं छोड़ेंगे, कानूनी तौर पर यह हमारा, भारत पर लगाया गंभीर आरोप। और साथ में आपको बताएंगे, हमलों के बावजूद ईरान अमेरिका के साथ परमाणु समझौते को तैयार है। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, गाजा में युद्ध और ईरान के साथ इजराइल का तनाव अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि यहूदी देश के एक और पड़ोसी ने उस पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। ये देश है साइप्रस। यहाँ की विपक्षी पार्टी अकेल का दावा है कि इजराइल उनका देश छीन रहा है। इसका कारण साइप्रस में बढ़ रही इजरायली प्रवासियों की संख्या और रणनीति के क्षेत्रों में जमीन खरीदने की घटनाओं में बढ़ोतरी को भी इसका कारण माना जा रहा है। साइप्रस में हाल ही में अकेल के अधिवेशन में पार्टी महासचिव स्टेफानोस स्टेफानो ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि इजरायली नागरिक लगातार संवेदनशील और महत्वपूर्ण इलाकों के पास जमीन खरीद रहे हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। उन्होंने सरकार से जल्द इस पर ध्यान देने के लिए कहा है, जैसे कि ये रिपोर्ट खुद इजरायली अखबार जेरूसलम पोस्ट में भी छपी है। रिपोर्ट के मुताबिक स्टेफानो ने आरोप लगाया कि ये सब इजरायली लोगों को साइप्रस में बसाने के प्लान का हिस्सा है। इसके तहत ही धार्मिक संस्थान, जायनिस्ट स्कूल और यहूदी पूजा स्थल बनाए जा रहे हैं। ये ठीक वही पैटर्न है जो इजराइल ने फिलिस्तीन क्षेत्र में अपनाया था। स्टेफानो का कहना है कि ये लोग हमारी ज़मीन हमसे छीन रहे हैं और हमारी सरकार बस देख रही है, कुछ कर नहीं रही। उन्होंने ये भी मांग की कि विदेशी लोग, खासकर इजरायली लोग जो वहाँ की ज़मीनें और प्रॉपर्टी अंधाधुंध मात्रा में खरीद रहे हैं, उस पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा साइप्रस के कई जानकारों और विशेषज्ञों ने भी चेतावनी दी है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो इससे देश की आज़ादी यानी संप्रभुता को खतरा हो सकता है और देश में आर्थिक असंतुलन भी आ सकता है। वहीं साइप्रस में इजराइल के राजदूत ओरन अनुलिक ने इन बातों को यहूदी विरोधी बताया और इसकी कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि साइप्रस जैसे देश में सार्वजनिक तौर पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। इसके जवाब में स्टेफानो ने साफ किया कि उनके दल का मकसद यहूदियों के खिलाफ बोलना नहीं है, बल्कि इजराइल की नीतियों की आलोचना करना है। उन्होंने कहा कि किसी देश की नीति पर सवाल उठाना यहूदी विरोध नहीं माना जाना चाहिए। स्टेफानो ने कहा कि इजराइल कोई भी आलोचना बर्दाश्त नहीं करता और हर चीज़ पर अपना कंट्रोल चाहता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि गाजा में जो नरसंहार हो रहा है, उस पर जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने आलोचना की थी तो इजराइल ने उसे भी यहूदी विरोधी बता दिया था। दोस्तों, मेहर न्यूज़ की एक रिपोर्ट की माने तो साइप्रस में लगभग 2500 इजरायली स्थायी रूप से रहते हैं, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये संख्या शायद 12,000 से 15,000 के बीच हो सकती है, क्योंकि बहुत से लोग यूरोपीय पासपोर्ट के जरिए वहां आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, तुर्की ने शुक्रवार को उन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि उसने इस साल के पहले 5 महीनों में इजराइल को $393.7 मिलियन का माल एक्सपोर्ट किया है। तुर्की के डिसइंफॉर्मेशन से निपटने वाले केंद्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी कर कहा, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर जो ये दावा फैलाया जा रहा है कि तुर्की ने इजराइल को इतने सामान का निर्यात किया है, वो पूरी तरह से गलत है और झूठी जानकारी है। इस केंद्र ने कहा कि इस तरह की बातों का मकसद सिर्फ लोगों की सोच को भटकाना और हमारी सरकारी संस्थाओं की साख को गिराना है। बयान में साफ कहा गया कि 2 मई 2024 से तुर्की ने इजराइल के साथ सभी तरह के व्यापार, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो या ट्रांजिट को पूरी तरह से बंद कर दिया है और इसमें कोई अपवाद नहीं है। ये रोक कस्टम गेट्स और फ्री जोन दोनों पर लागू है। इसके बाद से तुर्की से इजराइल के लिए कोई भी कस्टम डिक्लेरेशन दर्ज नहीं हुआ है और ना ही इजराइल से कोई सामान तुर्की आया है। यानी तुर्की का कस्टम सिस्टम इजराइल के लिए पूरी तरह से बंद है। बयान में यह भी कहा गया कि तुर्की और फिलिस्तीन के बीच जो व्यापार व्यवस्था है वो तुर्की के व्यापार मंत्रालय और फिलिस्तीन के राष्ट्रीय आर्थिक मंत्रालय के बीच बनी है, वो अब भी चल रही है ताकि फिलिस्तीनी लोगों की ज़रूरतें पूरी हो सके।
पिछले साल तुर्की ने फिलिस्तीन को 797 मिलियन डॉलर का सामान भेजा था, लेकिन ये व्यापार इजरायल के कंट्रोल वाले बंदरगाहों के जरिए होता है। इसलिए इजरायल के आंकड़ों को आधार बनाकर यह कहना कि तुर्की इजरायल को सामान भेज रहा है, दरअसल तुर्की की संस्थाओं को बदनाम करने और जनता को गुमराह करने की एक कोशिश है। आखिर में तुर्की ने एक बार फिर फिलिस्तीन में इजरायल द्वारा किए जा रहे हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि हम अपने फिलिस्तीनी भाइयों का हमेशा समर्थन करते रहेंगे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिथा हेरात ने शुक्रवार को कहा कि उनका देश किसी भी कीमत पर कच्चाथीऊ द्वीप को नहीं छोड़ेगा। उन्होंने भारत में इस मुद्दे पर चल रही बहस को यहाँ के राजनीतिक पार्टियों के बीच का मामला बताया। हेरात ने कहा, हमारे पास इस मुद्दे को सुलझाने के लिए डिप्लोमेटिक रास्ते खुले हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक कच्चाथीऊ द्वीप श्रीलंका का हिस्सा है और हम इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। हेरात ने भारतीय मछुआरों पर कच्चाथीऊ द्वीप के पास श्रीलंकाई समुद्री सीमा में घुसकर मछली पकड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भारतीय मछुआरे न सिर्फ यहां संसाधनों को लूट रहे हैं, बल्कि समुद्री पौधों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, ये बयान भारत और श्रीलंका के बीच मछुआरों की गिरफ्तारी के विवाद के बीच आया है। भारत और श्रीलंका के मछुआरे अक्सर गलती से एक दूसरे के जल क्षेत्र में एंट्री कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी होती है। ये मुद्दा दोनों देशों के बीच लंबे समय से विवाद का कारण बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, 4 जुलाई को एक रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान और अमेरिका आने वाले हफ्ते में फिर से आपस में बातचीत शुरू करने वाले हैं। ये बातचीत ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर होगी। ये बात तेहरान के कुछ भरोसेमंद लोगों ने मीडिया को बताई। ईरान के एक बड़े नेता ने कहा कि बातचीत शायद अगले हफ्ते के आखिर में होगी, लेकिन उन्होंने ये भी माना कि दोनों देशों के बीच अब भी बहुत ज़्यादा शक और भरोसे की कमी है। इसकी बड़ी वजह है पिछले महीने अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान के शहरों और उसके परमाणु ठिकानों पर हमले। उन्होंने कहा, हमें समझौता तो चाहिए, लेकिन उसके साथ पक्का भरोसा भी चाहिए कि आगे ऐसा हमला फिर नहीं होगा। दरअसल पहले ये बातचीत ओमान में 15 जून को होने वाली थी। ईरान चाहता है कि उसके परमाणु कार्यक्रम पर कुछ सीमाएं तय हो और बदले में अमेरिका उस पर लगे आर्थिक बैन हटा ले, लेकिन अमेरिका और इजरायल चाहते हैं कि ईरान पूरी तरह यूरेनियम बनाना ही बंद कर दे। लेकिन 13 जून की सुबह इजरायल ने अचानक ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई जगहों पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से बातचीत टल गई। इसके बाद ईरान ने भी जवाबी हमला किया। इसने इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया, जिससे तेल अवीव और कई इलाकों में काफ़ी नुकसान हुआ। ट्रंप ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमले किए, फिर 24 जून को युद्ध रोकने का ऐलान किया। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान का परमाणु प्रोग्राम खत्म हो गया, लेकिन ईरान ने कहा कि उसका प्रोग्राम जिंदा है और तेजी से आगे बढ़ेगा। वहीं IAEA प्रमुख के मुताबिक ईरान का परमाणु सिस्टम इतना बड़ा और एडवांस है कि बमबारी से उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने अंदेशा जताया कि अमेरिका के हमले से पहले ईरान ने यूरेनियम शायद शिफ्ट कर दिया था। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।